हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सोने की सास। मेरी नवविवाहिता पुत्री चंद्रा जब पहली बार अपनी ससुराल में कुछ दिन बिताकर लौटी तो अपनी सास की प्रशंसा करते थकती नहीं थी। उसकी जिन दो सहेलियों को अपनी अपनी सासों से शिकायत थी, उनके बारे में वो कहा करती थी, नीता और गुड्डो की सासुओं को तो मेरी सास से मिला देना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि सास क्या होती है। लेकिन दूसरी बार जब चंद्रा कुछ अधिक दिन बिताकर ससुराल से लौटी तो प्रशंसा का स्थान निंदा ने ले लिया था। मैं आहत सी हो गई, सोचने लगी, इसकी सास अपर्णा जी ऊपर से तो बड़ी भली लगती हैं, पर इसकी बातों से तो लगता है कि अंदर से वो महा खोटी हैं। मैं कुछ पूछूं या ना पूछूं, बिटिया दिन भर उनकी शिकायत करती रहती। कभी कभी तो मुझे लगता चंद्रा कुछ ज्यादा ही बोल रही है। एक दिन वो बोली, मैं तो वहां भरपेट खाना भी नहीं खाती। क्यों? क्या वहां कोई तुम्हें रोकता है खाने से? तुमने तो पहले बतलाया था कि वहां खाने की मेज पर तुम लोग सब अपने हाथ से अपने मन का लेकर खाते हो। मन का कुछ बने तब ना कोई मन का खाए। मेरी पसंद का कुछ रहता ही नहीं। बात बात में तुम बता दिया करो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। वैसे घर परिवार में सबकी पसंद का तो रोज एक साथ नहीं बन सकता। कुछ औरों की पसंद की चीजें भी खाना सीखो। वो बिगड़ उठी। तुम भी उन्हीं की तरह बोलने लगी। जो चीज नहीं भाए उसे कैसे खाए आदमी? केवल खाने की ही बात नहीं बिटिया रानी, किसी न किसी बात को लेकर दिन भर सास की बुराई करती ही रहती। एक दिन मैंने पूछा, पहले पहल क्या हुआ था? तुम्हें उनकी बात पहली बार कब चुभी थी? वो ठंडी सांस भरकर बोली, क्या बताऊं पहले पहल की बात? उनका तो रोज ही यही हाल रहता है। बात बात में मेरी तुलना ननद से करती रहती हैं। सांभवी तो ये काम ऐसे करती है, सांभवी तो ये काम वैसे करती है, या फिर अपना उदाहरण देती रहती हैं कि ये काम मैं ऐसे करती हूँ, वो काम मैं वैसे करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो माँ बेटी ही सब कुछ जानती हैं। मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। कौन सा काम? क्या बताऊँ? यदि मुझसे दाल में पानी कम या ज़्यादा हो जाता है तो बड़ी मिठास से कहती हैं, चंद्रा बिटिया दाल में पानी नाप कर दिया करो, तब कम बेसी नहीं होगी। मैं और सांभवी तो हमेशा नाप कर पानी देती हैं। अच्छा माँ बतलाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो दाल बनने के बाद मैं ऊपर ऊपर का कुछ पानी निकाल कर फेंक देती हूँ, और यदि दाल गाढ़ी लगती है तो थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। मैं धीरे से बोली, लेकिन ऊपर से पानी डाली हुई दाल में वो स्वाद नहीं आता बेटी। हाँ, यदि कभी गलती से दाल अधिक देर चढ़ी हुई रह गई और गाढ़ी हो गई तो ऊपर से पानी डालना ही पड़ता है। ये भी है कि किसी के घर में दाल गाढ़ी खाई जाती है तो किसी के घर के लोग पतली दाल पसंद करते हैं। तुम्हारी सास ठीक ही तो कहती हैं। आखिर दाल के अनुसार नाप कर पानी देने में हर्ज ही क्या है? सुनते ही चंद्रा बिगड़ उठी, गुस्से में भरकर बोली, तुम्हें तो उन्हीं की बात ठीक लगती है, तुम तो उन्हीं का पक्ष लिए जा रही हो। कहकर चंद्रा ने रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा ये बात का बतंगड़ बना रही है, पर ससुराल से आई बिटिया को रुलाना भी तो अच्छा नहीं लगता। उसे खुश रखने के लिए मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, लेकिन जब भी ऐसी कोई बात सुनती तो मुझे लगता कि ये तिल का ताड़ बना रही है। फिर भी चुपचाप सुनते रहने की कोशिश करती। एक दिन उसने कहा, जानती हो माँ, मेरी सास दूध की सारी मलाई निकाल कर जमा करती रहती हैं। हाँ, तो मलाई खाना तो ठीक नहीं होता, उससे वजन ही बढ़ता है। इसीलिए तो हम यहाँ बिना मलाई वाला दूध खरीदते हैं। पर सुनो तो माँ, कुछ मलाई इकट्ठी हो जाने पर वो उसे आंच पर चढ़ाकर उसका घी बना लेती हैं और फिर उस घी को दाल छोंकने के काम में लाती हैं। ठीक तो है, उतना घी खाना भी चाहिए। चंद्रा के चेहरे पर एक बार फिर पराजय मिश्रित क्रोध का भाव आया। फिर अपने को कुछ संयत करके बोली, माँ तुम उन्हें नहीं जानती, वो खाना बनाते बनाते उसे जूठा भी कर देती हैं। मतलब? वहाँ मेरी ससुराल में शाम के नाश्ते में अक्सर गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनती हैं। क्या तुम बनाती हो? नहीं नहीं, मेरी सास ही बनाती हैं। पर बनाते बनाते सबको देते देते बीच में कुछ पकौड़ियाँ तोड़कर ठंडी कर लेती हैं, और जब कढ़ाई में दूसरी पकौड़ियाँ सिकती रहती हैं तब वो तोड़कर ठंडी की हुई उन पकौड़ियों को मुंह में उछाल उछाल कर डालती हैं और चबाती खाती रहती हैं। बेटा, मुंह से हाथ सटाकर खाने से हाथ जूठा होता है
और उस जूठे हाथ से छूने से कोई चीज़ जूठी होती है। उछाल उछाल कर खाने से ना तो हाथ ही जूठा हुआ और ना ही सारी पकौड़ियाँ। लेकिन माँ, मिठाई वगैरह वो एक ही प्लेट में सबके लिए टेबल पर रख देती हैं। उसी में से सब एक एक उठा लेते हैं और उसी में से एक नौकरानी को भी दे देती हैं। ये क्या जूठा खिलाना नहीं हुआ? नहीं रे, ऐसी भी क्या कभी कुछ जूठा होता है। जब तक वो रही तब तक शिकायतों का सिलसिला चलता रहा और मैं उसे समझाने की कोशिश में लगी रही। दामाद श्रीकांत जी MBA हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण पिता के व्यवसाय में ही सहयोग कर रहे थे। अभी हाल में उन्हें कलकत्ता में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने वहाँ एक किराए का घर खोज लिया तो चंद्रा को भी वहीं ले गए। जल्दी ही चंद्रा के देवर की शादी तय हो गई। शादी में अपर्णा जी ने हम दोनों से भी आने का आग्रह किया। उधर चंद्रा और दामाद जी का भी अनुरोध था तो हम चले गए। शादी के घर में चंद्रा ने अपनी कर्मठता का खूब परिचय दिया। अपर्णा जी भी मौका मिलने पर चंद्रा की तारीफ करती। बचपन से ही उसमें ये गुण था कि जो भी काम सीखती, चाहे वो खाना बनाना हो या बुनाई कढ़ाई, पूरी लगन से सीखती और फिर उसे सही ढंग से करने का प्रयास करती। अपर्णा जी कहती, गहनों में कपड़ों में भी चंद्रा की पसंद कितनी अच्छी है। छोटी बहू के देने के लिए सारे कपड़े गहने इसी की पसंद से आए हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर बिटिया रानी एक बार तो खुश हो जाती, पर फिर सास की कोई ना कोई शिकायत मेरे कान में आकर कह जाती। खैर, विवाह अच्छी तरह संपन्न हो गया। सारे मेहमान चले गए, पर अपर्णा जी ने हमें 2 दिन और रोक लिया। एक दिन मैंने देखा चंद्रा नई बहू के पास बैठी सासू माँ के विरुद्ध उसके कान भर रही थी। बिटिया के डर से मैं उसके सामने तो कुछ नहीं बोल पाई, पर जब वो उठकर चली गई तो मैं उसकी देवरानी सुष्मिता से बोली, देखो बिटिया, तुम्हारी सास एक अच्छी महिला है। तुम किसी और की बातों में मत आओ। जब उनके साथ रहोगी तो खुद ही उन्हें समझ जाओगी। नई और बहू सुष्मिता मुझे अचरज से देख रही थी कि मैं माँ होकर भी अपनी बेटी के विरुद्ध बोल रही थी। चंद्रा और श्रीकांत जी को 2 दिनों के बाद कलकत्ता लौटना था। उनके लौटने से पहले मैंने समधन जी से कहा, चंद्रा में अभी थोड़ा बचपना है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो हंसती हुई कहती, वो जैसी भी है अब मेरी बेटी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे लगा जैसे मुझ पर से कोई बोझ उतर गया। फिर सोचा, चंद्रा तो कलकत्ता जा रही है और उसकी सास यहाँ रहेंगी। धीरे धीरे संबंध खुद ब खुद सुधर जाएंगे। दिन बीत रहे थे। बिटिया ने कोलकाता से फ़ोन किया, पापा के साथ आओ ना मेरा घर देखने। मैं बोली, अभी तेरे पापा को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी, हम फिर कभी आएंगे। पहले तुम अपने सास ससुर को बुलाओ ना अपना घर देखने के लिए। अब तो वहाँ का घर संभालने तुम्हारी देवरानी भी आ गई है। नहीं माँ, वो आएंगी तो मेरी गृहस्थी में 100 तरह के नुक्स निकालेंगी। मैं नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अरे बिटिया रानी, कैसी बात कर रही हो? वो आखिर तुम्हारे पति की माँ है। माँ, तुम नहीं जानती कैसे पाला है उन्होंने इनको। तुम्हें पता है, वो इन्हें बासी रोटियों का नाश्ता कराकर स्कूल भेजती थी। अरे पगली, बासी रोटियों का नाश्ता करने में क्या बुराई है? राजस्थानी घरों में बासी रोटियों का नाश्ता ही किया जाता है। बचपन में हम भाई बहन भी बासी रोटियों का नाश्ता करके ही स्कूल जाते थे। सच कहूँ तो मुझे तो अभी भी बासी रोटियाँ खूब अच्छी लगती हैं, पर तुम्हारे पापा बासी रोटियाँ नहीं खाना चाहते, इसीलिए यहाँ नाश्ते में ताज़ी रोटियाँ बनाती हूँ। एक यही बात नहीं, और भी बहुत बातें हैं, फ़ोन पर क्या क्या बतलाऊँ। सुनो चंद्रा, कोई भी माँ बाप अपनी संतान को अपने ज़माने के चलन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेहतर से बेहतर ढंग से पालना चाहते हैं। तुम फिर उन्हीं का पक्ष लेने लगी। अच्छा, बाद में मिलने पर सब सुनूंगी और सब। अभी फ़ोन रखती हूँ। श्रीकांत जी के आने का समय हो रहा है, तुम भी चाय नाश्ते की तैयारी करो, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं अपनी इस नादान बिटिया को। जमाई जी भी ऐसी बातें क्यों बताते हैं इस नासमझ लड़की को। कुछ दिनों बाद आखिर अपर्णा जी अपने बहू बेटे के घर गईं। जितने दिन वो वहाँ रहीं, शिकायतों का सिलसिला थमा रहा। सासू जी वापस गईं, तब चंद्रा और श्रीकांत जी भी उनके साथ गए, क्योंकि वहाँ एक चचेरे देवर का विवाह था। उसके बाद जब चंद्रा लौटी तो फिर उसकी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन कहने लगी, माँ तुम्हें पता है मेरी सासू जी मेरी देवरानी को कितना दबा कर रखती हैं। मैं चौंकी, लेकिन वो तो फ़ोन पर
तुम्हारी और तुम्हारी देवरानी की भी सदा तारीफ ही किया करती हैं। तारीफ कर कर के ही तो उस बेचारी का सारा तेल निकाल देती हैं। देखो बिटिया, गृहस्थी के काम तो सभी के घर रहता है, तुम्हारी दो जनों की गृहस्थी में भी काम तो होंगे ही। वो चिढ़कर बोली, उन्हें प्यारी भी तो वही लगती है। असल में जो पास रहता है वही प्यारा भी लगता है, दूर वाला तो मन से भी दूर हो जाता है। क्या कह रही हो चंद्रा? माँ बाप के लिए तो उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि दूर रहने वालों की याद माँ बाप को अधिक सताती है। उसने कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, अब बतलाओ तुम लोग कब आ रहे हो? तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। आखिर हमने चंद्रा के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना ही लिया। वहाँ जाकर 4-5 दिन तो ठीक ठाक गुजरे। उसके बाद देखा कि वो हमेशा श्रीकांत जी पर रोब जमाती रहती। जब तब मुंह फुलाकर बैठ जाती। वो बेचारे खुशामद करते आगे पीछे घूमते रहते। उसके झगड़े की मुख्य वजह होती कि वो दफ्तर देर से लौटते समय उसका बताया सामान लाना क्यों भूल गए, या देर से क्यों आए, अथवा अमुक काम उसके मन मुताबिक क्यों नहीं किया। हम लोग उसे समझाने की कोशिश करते कि नौकरी वाले को तो काम अधिक होने की वजह से देर हो ही जाती है, इसमें भला उनका क्या दोष। घर आने की हड़बड़ी में कभी कभी बाजार का कोई काम छूट भी सकता है। इस बात के लिए इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं, लेकिन श्रीकांत अपने भुलक्कड़ स्वभाव से मजबूर थे और वो अपने गुस्सैल स्वभाव से। एक दिन मैंने उसे फिर समझाना चाहा तो वो बिगड़ कर बोली, अब तुम भी मेरी सास की तरह बातें करने लगी। वो हम दोनों के बीच पड़ती हैं तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ वैसे ही वो दामाद जी की माँ है। बच्चों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर माँ बाप को तकलीफ तो होती ही है, फिर इस झगड़े का तुम दोनों के स्वास्थ्य पर भी तो बुरा असर पड़ सकता है। समझाना हमारा फर्ज है, बाकी तुम जानो। मेरी इस बात का चंद्रा पर कुछ प्रभाव तो पड़ा। अब वो जमाई जी पर कम नाराज होती है, पर सास की बुराई का सिलसिला चलता रहा। श्रीकांत जी के सामने भी वो उनकी माँ की निंदा करती। जब अपने बारे में कहने को अधिक नहीं बचता तो अपनी देवरानी को माध्यम बनाकर वो सास में खोट निकालती रहती। एक दिन कहने लगी, उस बेचारी को तो सबके खाने के बाद अंत में बचा कुचा खाना मिलता है। मैंने सोचा इसकी हर बात तो झूठ नहीं हो सकती। मैं इसकी सास से मिली ही कितना हूँ जो उन्हें पूरी तरह से जान सकूं। आखिर हमारी छुट्टी पूरी हुई और हम दोनों अपने घर लौट आए। कुछ ही दिनों बाद सूचना मिली कि बिटिया की सास अपर्णा जी बीमार हैं। चंद्रा और श्रीकांत जी उन्हें देखने गए थे। हमारा कार्यक्रम देर से बना, इसीलिए जब हम पहुंचे तब तक वो दोनों वापस जा चुके थे। अपर्णा जी की तबीयत भी कुछ सुधर गई थी, पर कमजोरी काफ़ी थी और डॉक्टर ने अभी उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। मैंने गौर किया, चंद्रा की देवरानी जितनी हंसमुख है उतनी ही कर्मठ भी। वो बड़े मन से अपनी सास अपर्णा जी की सेवा में लगी रहती। मैंने ये भी देखा कि वो खाना सबसे आखिर में खाती। सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी उसे पहले खाने के लिए कहती रहती। एक दिन मैंने भी टोका, सुष्मिता बेटा, तुम भी सबके साथ खा लिया करो ना, रोज रोज देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। वो हंसती हुई बोली, बच्चे स्कूल से देर से आते हैं, इसीलिए उन्हें खिलाए बिना मुझसे खाया ही नहीं जाता। कभी ज़्यादा भूख लग जाए तो उनसे पहले खाने बैठ जाऊं तो ग्रास मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। हाँ, माँ का मन तो कुछ ऐसा ही होता है, मैं बोली। बच्चे खाने में देर भी बहुत लगाते, दोनों ही छोटे थे और उन्हें बहला फुसलाकर खिलाने में काफ़ी समय लग जाता था। बिटिया रानी को ये सब बतलाती तो वो कहती, अरे तुम नहीं जानती मेरी सास का असली रूप। उनके डर से ही तो वो बेचारी दिन रात भूखी प्यासी लगी रहती है और सबसे आखिर में खाती है। बहुओं के प्रति उसकी सास के निश्चल स्नेह में मुझे तो कोई बनावट नजर नहीं आई थी, लेकिन मेरी बिटिया रानी को कौन समझाए। वो तो अपने पति श्रीकांत जी के कान भी उनकी माँ के विरुद्ध झूठी सच्ची बातें कहकर भरती रहती। नमक मिर्च लगाकर कही गई उसकी झूठी बातों पर धीरे धीरे जमाई जी यकीन भी करने लगे थे। जमाई जी और बच्चे सुबह के गए शाम को घर लौटते थे। चंद्रा अकेली घर पर ऊबती रहती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम भी कहीं कोई काम क्यों नहीं खोज लेती? इससे वक्त तो अच्छा कटेगा ही, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी काम में आ जाएगी। मेरी बात उसे जच गई। वो अखबारों में विज्ञापन देखकर नौकरी के लिए आवेदन करने लगी। संयोगवश उसे उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी मिल भी गई। अब वो व्यस्त हो गई।
चुगली चर्चा का वक्त उसे कम ही मिलता। अपने पति से भी उसकी अच्छी पटने लगी। निंदा के बदले उनकी प्रशंसा ही करती कि वो घर के कामों में भी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि सुबह दोनों को लगभग साथ ही निकलना होता है। मुझे लगा अब उसका शिकायतनामा भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, लेकिन इस बार बड़े दिनों की छुट्टियों में वो ससुराल जाकर लौटी तो शिकायत का एक नया सूत्र मिल गया था। फ़ोन उठाते ही बोली, जानती हो मम्मी, मेरी देवरानी भी पढ़ी लिखी है। चाहे तो वो भी घर से बाहर कहीं और कोई काम कर सकती है, पर उसे कोई घर से बाहर कुछ नहीं करने देगा। वो बाहर जाएगी तो मम्मी जी की गृहस्थी का बोझ भला कौन ढोएगा। मैंने हाँ हूँ करके फ़ोन रख दिया। सोचा अब तो उसकी गृहस्थी में देवर देवरानी के बच्चों का ही अधिक काम रहता है, जिसमें अपर्णा जी भी दिन भर छोटी बहू के साथ घर के कामों में लगी रहती हैं। चंद्रा के ससुर जी बच्चों का होमवर्क ही नहीं करवाते, अपितु उन्हें स्कूल बस तक पहुंचाने और वापस लाने का काम भी वो ही करते हैं। साथ ही सब्जी राशन आदि लाने का बाहरी काम भी तो वही किया करते हैं। लेकिन मेरी बिटिया रानी कहाँ कुछ सुनने समझने के लिए तैयार थी। अचानक मेरे पति का तबादला चंद्रा की ससुराल के शहर में ही हो गया। अब तो उनके घर आना जाना लगा ही रहता। एक दिन मैंने सुष्मिता से पूछा, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हारा घर से बाहर कोई काम करने का मन नहीं करता? वो हंसी, मौसी जी, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, नौकरी करने से ज़्यादा ज़रूरी है उनकी देखभाल करना। फिर अभी इन्हें जितना वेतन मिल रहा है वो काफ़ी है, उससे अधिक की तो अभी दरकार नहीं। और फिर ये शाम को अपनी छुट्टी के बाद पापा जी के बिजनेस में भी उनकी मदद करते हैं। बच्चों को तो एकदम समय नहीं दे पाते। मैं भी यदि नौकरी में व्यस्त हो जाऊं तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? यूँ तो माँ जी भी मुझसे कहती रहती हैं कि यदि मेरा भी नौकरी करने का मन हो तो मैं कर सकती हूँ, वो घर और बच्चों को संभाल लेंगी। पर सच कहूँ मौसी जी, अभी तो घर से बाहर कुछ करने का मेरा ज़रा भी मन नहीं है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अगर मन होगा तो देखा जाएगा। चंद्रा को मैंने सुष्मिता की ये बात बताई तो वो कुछ मानने को तैयार नहीं हुई, बस अपना ही राग अलापती रही। वो तो बस अपनी सास के पीछे पड़ी हुई थी, अपने पति के कान भी उनकी माँ के विरुद्ध भरने में लगी हुई थी। धीरे धीरे उसे कामयाबी मिलती गई। श्रीकांत जी उसकी झूठी बातों को भी सच्चा समझने लगे और इस संबंध में अपनी माँ से भी सवाल जवाब करने लगे। चंद्रा की बात पर विश्वास करके वो ये समझने लगे कि उनकी माँ बहुओं पर जुल्म ढाया करती है। बिटिया के फ़ोन से सारी खबरें मुझे मिलती रहती, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। अपर्णा जी के पेट में दर्द रहता था। जांच के लिए वो अपने पति के साथ कोलकाता गईं। डॉक्टर ने पेट दर्द का कारण बतलाया, पेट में वायु या गैस बनना। उन्हें कुछ दवा देने के साथ ये निर्देश भी दिया गया कि वो भूखी ना रहें और सुबह का नाश्ता तो जितनी जल्दी हो सके कर लिया करें। उनकी बात मानकर उन्होंने दूसरे दिन जल्दी नाश्ता कर लिया तो ठीक रहीं। ये सब उन्होंने मुझे फ़ोन पर बतलाया। पोते पोती की जिद के कारण उन्हें वहाँ कुछ दिन रुकना पड़ा। वो घर के काम में भी चंद्रा की मदद करने लगीं। जो भी विशेष व्यंजन उन्हें बनाने आते थे वो उन्हें बनाकर सबको खिलाना चाहती थी। एक दिन उन्हें याद आया कि बेटे श्रीकांत को कटहल की सब्ज़ी बचपन से ही बहुत पसंद है। कटहल का मौसम खत्म होने को था, पर दिनेश जी कहीं से कटहल खोज ही लाए। अपर्णा जी ने बड़े मनोयोग से कटहल काटा और सब्जी बना ली। अपने पति को टिफ़िन देने का काम चंद्रा स्वयं ही करना चाहती थी। एक दो बार माँ ने बेटे के लिए टिफ़िन तैयार कर दिया तो चंद्रा नाराज़ सी लगी, अतः इस काम से दूर ही रहती थी। उस दिन जब चंद्रा टिफ़िन तैयार कर रही थी तो अपर्णा जी ने पास जाकर कहा, श्रीकांत को कटहल की सब्ज़ी बचपन से ही बहुत पसंद है, इसे भी टिफ़िन में दे देना। चंद्रा बोली, पहले की सब्ज़ी भी तो फ्रिज में रखी है, पहले उसे ख़त्म होने दीजिए। और उसने श्रीकांत के टिफ़िन में पहले वाली सब्ज़ी ही डाल दी। अपर्णा जी ने सोचा, ठीक ही तो कह रही है, पहले की बनी सब्ज़ी पहले ख़त्म होनी चाहिए। कटहल की सब्ज़ी शाम को खा लेगा, इसमें क्या हर्ज है। शाम को चंद्रा ने दफ्तर से लौटकर कुछ और सब्ज़ी बना ली और श्रीकांत को वो ही परोसी। बाद में उसने कटहल की सब्ज़ी औरों की थालियों में डाली, पर श्रीकांत को नहीं दी। रोटियां बनाती हुई अपर्णा जी सब कुछ देख रही थी, पर बोली कुछ नहीं। उन्होंने सोचा, कल टिफ़िन में दे देगी, इसमें क्या है। दूसरे दिन अपर्णा जी जब रसोई में आईं, तब तक श्रीकांत का टिफ़िन भरा जा चुका था
उन्होंने दिनेश जी के लिए नाश्ता लगाने के लिए फ्रिज खोला तो देखा रात वाली सब्जी समाप्त है और कटहल की सब्जी उतनी की उतनी ही फ्रिज में रखी है। उन्होंने सोचा हड़बड़ी में शायद बहू श्रीकांत को कटहल की सब्जी देना भूल गई हो। कोई बात नहीं, वो सब्जी बदल देती है। उन्होंने डिब्बा खोला ही था कि चंद्रा आ गई और जोर से बोली, ये आप क्या कर रही हैं मम्मी जी? मेरी जासूसी कर रही हैं? क्या मैं आपके बेटे को अच्छा खाना नहीं देती? आप सब्जी बदलने की कोशिश कर रही हैं। बोलते बोलते वो रोने लगी। शोर सुनकर श्रीकांत आ खड़ा हुआ। बोला, चंद्रा ने टिफिन दे तो दिया था, फिर तुम उसे खोलकर क्या देख रही हो? वो मेरी पत्नी है, कोई मेरी दुश्मन नहीं जो मुझे खराब खाना देगी। अपर्णा जी हैरान सी खड़ी थी। वो किस से क्या कहे। इतना तो वो समझ चुकी थी कि बहू को ईर्ष्या रूपी नागिन ने डस लिया है। उसे डर लग रहा है कि बेटे के प्रति माँ के स्नेह से, इसीलिए उसने श्रीकांत के कान भी माँ के विरुद्ध भर दिए हैं। तभी तो वो माँ से इस लहजे में बात कर रहा है। आधे झूठ की चाशनी में डुबोकर चंद्रा ने मुझे ये वाक्य सुनाया तो भी सच मेरे सामने आ गया। मैंने सोचा अगर चंद्रा की सास शुद्ध सोने की बनी होती तो भी मेरी बेटी उनमें कोई ना कोई खोट जरूर निकाल देती। अब युग उलट गया है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने सच ही कहा था कि हर क्रिया की समान और विरोधी प्रतिक्रिया हुआ करती है। पहले बहुओं को उनकी सास दबा कर रखती थी, अब बहुएं वही अपनी सास के साथ करना चाहती हैं। पहले माँ करती थी कन्यादान, अब चाहे अनचाहे करना होता है उसे पुत्रदान। कल बेटी पराया धन थी और आज बेटा है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।